हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास 8th के चैप्टर नंबर 5 जो ज्योग्राफी का होगा उसको डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग उद्योग के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरे उद्योग किसको बोला जाता है, उद्योग के प्रकार क्या होते हैं और किन किन जगहों पर किस तरीके का उद्योग जो है वो एस्टेबल किया गया हुआ है। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हमारा मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। सबसे पहले अगर हम लोग उद्योग की बात करें तो उद्योग को द्वितीय क्षेत्र में रखा गया हुआ है। इसलिए रखा गया हुआ है क्योंकि जो भी उद्योग होते हैं इसमें प्राथमिक क्रिया के तौर पर सबसे पहले हमें कच्चे माल प्राप्त होते हैं और उसके बाद उस कच्चे माल को हम लोग परिवर्तित कर देते हैं। एक जो है जो हमारे रिसोर्सेज मिलते हैं उस रिसोर्सेज को हम लोग बेचने युक्त बना देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो प्रारंभिक जो सबसे प्रारंभ में हुआ चीज जो होता है, जो प्राथमिक क्रिया होता है, उस प्राथमिक क्रिया को जब हम द्वितीय क्रिया में चेंज करते हैं तो ये द्वितीय क्रियाएं जो होती है ना, ये उस पदार्थ को जो है वो एक वैल्यू प्रदान कर देती है। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग द्वितीय या विनिर्माण में बात करें, अगर हम लोग विनिर्माण की, तो इसमें माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादन के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। मतलब उसके मूल्य को जो है वो क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, गाड़ियों की तरह उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है। अब अगर पेड़ की हम लोग बात करेंगे तो इस पेड़ का कोई वैल्यू नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसके लुगदी का यूज करके कागज बना देंगे तो ये 10 रुपए में एक कॉपी बिक जाएगी। और इस तरीके से जो लुगदी होगा, इस लुगदी का कोई वैल्यू नहीं होगा अगर हम इस कागज बनाने के लिए इसका उपयोग नहीं करें तो। उसी तरीके से द्वितीय क्रियाकलाप में हम किसी भी वस्तु के मूल्य को परिवर्तित कर देते हैं, उसके उत्पाद के रूप को परिवर्तित कर देते हैं। मतलब हम लुगदी से लेकर के एक क्या करते हैं तो लुगदी जो होता है उससे हम लोग पेपर बना देते हैं और गेहूं जो होता है उससे हम लोग डबल ब्रेड बना देते हैं। तो क्या किया हम लोगों ने, इन्हांस कर दिया उसके क्वालिटी को, उसके रेट को। ठीक है, तो ये सारी बातें द्वितीय क्रिया में होती है। उद्योग की अगर हम लोग बात करें तो उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित होता है। यहाँ तक की बातें शायद क्लियर है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। उद्योगों की अगर हम लोग वर्गीकरण की बात करें तो कच्चे माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर जो है उद्योग का वर्गीकरण किया जाता है। तो कच्चे माल की अगर हम लोग बात करें तो कच्चे माल के उद्योग के आधार पर, कच्चे माल के उपयोग जो होता है ना, इसके आधार पर जो उद्योग को है वो कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित भागों में बांटा गया हुआ है कच्चे माल के आधार पर। तो सबसे पहले उद्योग का वर्गीकरण किन किन आधार पर किया जाता है, तो कच्चे माल के आधार पे, आकार के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे। मतलब कि तीन भागों, तीन प्रकार से, कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर। अब कच्चे माल की अगर हम लोग बात करते हैं तो कच्चे माल के आधार पर फिर से हम लोग अगर बांटेंगे उद्योग को तो ये अपना कृषि आधारित उद्योग होगा, दूसरा खनिज आधारित उद्योग होगा, तीसरा जो है समुद्र आधारित उद्योग होगा और चौथा वन आधारित उद्योग होगा। इन सारे को हम लोग एक एक करके देखते हैं। कृषि आधारित उद्योग में एक्चुअली में होता क्या है कि कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग किया जाता है कृषि आधारित उद्योग में। और इसके लिए जो आपसे हम बात करेंगे तो इसमें आपके वनस्पति तेल, सूती वस्त्र वगैरह आपके एग्जाम्पल है। डेयरी फार्म भी होगा, यह भी उद्योग का एक जो है एग्जाम्पल है, लेकिन वो कृषि आधारित उद्योग है। खनिज आधारित उद्योग में आपको इसमें अयस्क और कच्चे माल जो है, कच्चे माल का उपयोग अयस्क के रूप में किया, अयस्क का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, तो ये खनिज आधारित उद्योग हो जाएगा। और इसमें जो है आपके भवन निर्माण, ठीक है, भवन, ये मशीनरी जो है, भारी मशीन इसी में आ जाएंगे क्योंकि वो खनिज होंगे, खनिज से निर्मित होंगे, लोहा से निर्मित होता है, ये खनिज आधारित उद्योग हो जाएगा। समुद्र आधारित उद्योग की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें महासागरों से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं उनका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। और मत्स्य तेल का निर्माण समुद्र आधारित उद्योग के रूप में आएगा आपके। वन आधारित उद्योग की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें वन से प्राप्त चीजों को हम लोग उद्योग का आधार मानते हैं। इसके लिए आपके जो भी रसायन होते हैं, औषधीय रसायन, फर्नीचर, भवन निर्माण के लिए वन जो होता है वो सारे आपके आ जाएंगे वन आधारित उद्योग में। अगर आकार की बात करें तो आज के समय में एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चला हुआ है एमएसएमई। ये जो है आपके मिडिल जो है स्मॉल मार्जिनल इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है इसके ऊपर।
तो अगर आकार के बाद के रूप में अगर हम लोग बात करेंगे तो आकार के रूप में उद्योगों को लघु उद्योग एवं बृहत उद्योग में बांटा गया हुआ है। और कुटीर या घरेलू उद्योग जो है वो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं, जो मार्जिनल जो आपके आ जाते हैं यहाँ पे उद्योग, ये कुटीर उद्योग में आते हैं। सारी बातें क्लियर है। कुटीर उद्योग में टोकरी बुनाई वगैरह के जो हस्त निर्मित जो भी वस्तुएं आपको दिखाई देंगी, ये सारे कुटीर उद्योग में आ जाते हैं। अगर बड़े पैमाने के उद्योग की बात करें हम लोग, तो बहुत बड़े पैमाने पे इसमें जो है वस्तु का उत्पादन होता है, और ये जो है सबसे ये कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर बात करें तो इसके लिए पूंजी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। स्वामित्व के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग को निजी उद्योग, राज्य स्वामित्व और सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया हुआ है। तो निजी क्षेत्र का मतलब होता है कि किसी उद्योग पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो उद्योग होगा उस पर सरकार का अधिकार होगा, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का एक बहुत अच्छा उद्योग है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सॉइल जिसको बोला जाता है। संयुक्त क्षेत्र की बात अगर करें तो इसमें होता क्या है कि स्वामित्व राज्यों और व्यक्तियों के मध्य में होता है। ठीक है, तो मारुति उद्योग जो आपका आएगा, ये आपका संयुक्त क्षेत्र का एक अच्छा उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादक या आपूर्ति कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। तो सहकारी क्षेत्र में ऐसा होता है कि आनंद मिल यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के बहुत अच्छे उदाहरण है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का जो उत्पादन जो होता है ये पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है। मतलब कि इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि सहकारी क्षेत्र के लिए जो है ये कुछ पैसे देती है किसानों को गाय खरीदने के लिए, और यहाँ से जो पेमेंट यहाँ से जो दूध आता है ये अपने उत्पादन के लिए यूज करती है। तो यह सहकारी क्षेत्र का है, हो गया। ये आपके अच्छे उदाहरण है सरकारी क्षेत्र के उद्योग के। अगर उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देखेंगे तो उद्योग उसी जगह पे स्थापित हो सकता है जिस जगह पे सबसे पहले जल होगा, दूसरी बात बाजार होगा, पूंजी होगा, श्रम होगा, कच्चे माल की अवेलेबिलिटी होगी, विद्युत होगा, भूमि होगा, परिवहन होगा और संचार होगा। इन सारे जगहों पर बहुत अच्छे तरीके से उद्योग को आप स्टेबल कर सकते हैं। इसमें से कोई भी एक चीज अगर आपके पास नहीं होगा तो आपकी जो उद्योग है वो पूरी तरीके से प्रभावित होगी। जैसे कि ये सारा चीज आपके पास है, लेकिन अगर संचार नहीं है आपके पास, तो अगर आपको किसी जगह से 100 रुपए का एक ऑर्डर आता है, अगर आपके पास संचार नहीं है तो आपका ये ऑर्डर फेल हो जाता है, आपके उद्योग को प्रभावित कर देगा। ये सभी चीजों का उसी तरीके से जो है वो यहाँ पे अगर देखिएगा तो मेजोरिटी है। हर एक चीजों का वैल्यूएशन इक्वल होता है अगर आप एक उद्योग को उद्योग को अवस्थित करना चाहते हैं तो। बाकी अगर औद्योगिक तंत्र की हम लोग बात करेंगे तो औद्योगिक तंत्र में वो सारी चीजें जो उद्योग में शामिल होते हैं, निवेश में कच्चे माल, श्रम, पूंजी की लागत, जल की उपलब्धता, विद्युत तंत्र और अन्य अवसंचरण शामिल होते हैं। ये सारे चीजें जो है वो औद्योगिक तंत्र में शामिल होते हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई, इसमें ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं करना है। औद्योगिक अगर प्रदेश की हम लोग बात करेंगे तो विश्व में बहुत अलग अलग देश है जहाँ पे जलवायु के हिसाब से अलग अलग तरीके के उद्योग लगाए जाते हैं। अगर जिस जगह पे फल का उत्पादन ज्यादा होगा वहां पे जूस निकालने का और जूस बनाने का एक उद्योग होगा। ठीक है, एक उद्योग होगा। ठीक उसी तरीके से जिस जगह पे मवेशी ज्यादा होंगे वहां पे चमड़े का उद्योग आपको दिखाई देगा। तो इसी तरीके से अगर हम लोग उद्योग को कैटेगराइज करेंगे तो इसमें औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट उपस्थित होते हैं, तभी एक औद्योगिक प्रदेश का जो है वो निर्माण होता है। औद्योगिक प्रदेश उसी को बोला जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया जिसको बोला जाता है, जहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के उद्योग एक साथ लगे हुए होते हैं। जैसे अगर आप पूरब की तरफ जाइएगा, हिमाचल में अगर आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको ज्यादातर जो है वो दवा की फैक्ट्री दिखाई देगी, क्योंकि इस जगह पे दवा का एक प्रदेश मतलब औद्योगिक फार्मास्यूटिकल का एक जो है वो एरिया तैयार हो चुका है यहाँ पे। एक्चुअली में यहाँ पे टैक्सेस कम होने के कारण जो प्रॉब्लम्स है वो बिहार में इस तरीके के इंडस्ट्रीज नहीं लगाए जाते हैं, लेकिन और जगहों पर टैक्स कम लेने के कारण जो है फैक्ट्रियाँ जो है हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में लगाए जाते हैं। तो ये सब तो बेसिक बातें हैं जो अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम लोग और बात करें यहाँ पे
तो औद्योगिक प्रदेश की तो अमेरिका और मध्य यूरोप, पूर्वी एशिया, ये सारे जो है वो जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, औद्योगिक प्रदेश जो है, इसके बहुत अच्छे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे इन सारे देशों में। अगर थोड़ा सा और आए तो भारत के औद्योगिक प्रदेश की बात अगर हम लोग करेंगे तो मुंबई, बेंगलोर, तमिलनाडु, हुगली, अहमदाबाद, बड़ोदरा, छोटा नागपुर, ये सारे जो है ये आपको भारत में औद्योगिक प्रदेश है। भारत के जो है वो ये औद्योगिक प्रदेश है जहाँ पे एक से अधिक उद्योग आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उद्योग लगने के साथ साथ कुछ इसके साथ प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ा भोपाल त्रासदी हुआ था जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का जो है वो रिसाव हुआ था और 35,598 व्यक्ति इसमें मर गए हुए थे। तो इस कारण से अगर आप उद्योग लगा रहे हैं तो इसकी जो विपदा होती है इससे निपटने के लिए भी सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किए जाते हैं उसके ऊपर औद्योगिक क्षेत्र में इसका पालन किया जाता है। अदरवाइज फिर भोपाल त्रासदी जैसी जो घटनाएं हैं वो निकल करके सामने आती है। थोड़ा सा और अगर प्रमुख औद्योगिक वितरण की बात करें तो उससे पहले हम लोगों को ये देखना होगा कि उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं और जो है ना उभरते हुए उद्योग को सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, लेकिन इसको अगर हम लोग मेंस फैक्टर से देखें तो ये बहुत वीवीआई होगा, इसको हम लोग मेंस फैक्टर में जो है लिख सकते हैं। बाकी औद्योगिक वितरण की अगर बात करें हम लोग तो प्रमुख रूप से जो उद्योग होता है वो इस्पात उद्योग का होता है, सूती वस्त्र का होता है और सूचना प्रौद्योगिकी का होता है। सूचना और प्रौद्योगिकी सबसे अंत में विकसित होने वाला जो है वो उद्योग है, लेकिन फिर भी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उद्योग आज के समय में बनता जा रहा है क्योंकि मोबाइल फैक्ट्रियाज और मोबाइल की नेटवर्क कंपनी जो है ये अपने आप में एक अगर देखें तो अपने आप में एक अलग तरीके से स्टेबल हो रहा है पूरे भारत में। अगर और हम लोग देखेंगे लौह इस्पात की बात तो ये जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान वगैरह देशों में देखने को मिलेगा आपको। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिणी कोरिया, जापान और ताइवान में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। और प्रौद्योगिकी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कैलिफोर्निया जो है ना इसको सिलिकॉन सिटी और भारत के बेंगलुरु में देखने को मिल जाएगा आपको। कैलिफोर्निया के सिलिकॉन सिटी और भारत में आपको जो है वो यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी के लिए जो केंद्र है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लौह इस्पात की अगर बात करें तो इसको भारी उद्योगों में जोड़ा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक चीज कहीं ना कहीं से आप देखिएगा तो लोहा से जुड़ा ही हुआ होता है। बिना लौह के जो है किसी चीज को बहुत जल्दी पूरा नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं तो उसमें लोहे की एक अहम भूमिका होती है। अगर आप गाड़ी का निर्माण कर रहे होते हैं तो इसमें भी लोहे की बहुत अहम भूमिका होती है। तो इसको जो है ना वो उद्योग इसको उद्योग का जो है वो इसको बोला जाता है मातृत्व, ठीक है, ये लौह उद्योग को बोला जाता है। अगर इसके उद्योग की हम लोग बात करें तो इसमें जो है अलग अलग तरीके से आपको उद्योग देखने को मिले। लोहे का जो डिवाइडेशन होगा वो अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा, इसके प्रकार भी अलग होते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो लोहा होता है वो आपको कच्चे माल के रूप में देखने को पहले मिलेगा और बाद में इसमें कुछ कुछ चीजें मिला करके इसको कठोर बनाया जाता है जिसमें एल्युमिनियम, तांबा, निकेल वगैरह जो होते हैं इसको मिला करके इसको और भी मजबूत बना दिया जाता है। यह सारी बातें हैं इसमें। बाकी अगर इस्पात उद्योग की हम लोग बात करेंगे तो 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहां उपस्थित होते थे जहां पे कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता हुआ जल आसानी से उपलब्ध होता था क्योंकि इसके जो वेस्टेज निकलते थे वो इसी जल में डाल दिए जाते थे। लेकिन 1950 के बाद से इसमें एक परिवर्तन हुआ और इसको उद्योग को समुद्र पतन के निकट लगाया जाना स्टार्ट किया गया। और अगर हम लोग लौह उद्योग की बात करेंगे तो लौह उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित होता है क्योंकि इसमें होता क्या है एक्चुअली में कि अगर इसमें श्रमिक अगर बहुत सस्ते श्रमिक नहीं आपको मिलेंगे तो इसका रेट इतना हाई हो जाएगा कि प्रोडक्शन जो इससे रिलेटेड होंगे वो सारी चीजें महंगी हो जाएगी। इसलिए इसमें सस्ते श्रमिक के साथ साथ अलग तरीके के नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। भारत में अगर इसके केंद्र की बात करें तो भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला वगैरह ये राज्य हैं जहाँ पे आपको
इस्पात उद्योग देखने को मिल जाएंगे। जमशेदपुर की अगर हम लोग बात करें तो 1947 के पूरे भारत में केवल एक इस्पात कारखाना था जो टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी का था, टिस्को के नाम से जाना जाता था। ये निजी स्वामित्व का था, लेकिन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी और इसको बाद में इसको साक्ची का नाम बदल करके जमशेदपुर रखा गया हुआ था। तो जमशेदपुर का पुराना नाम जो था वो साक्ची था और इसको जो है वो बाद में सरकार के में ये जो टिस्को था ये झारखंड में स्वर्ण रेखा और खड़कई नदी के संगम के समीप स्थित था। बाद में इसको जो है वो सरकार अपने हाथ में ले ली हुई थी। बाद की अगर हम लोग बातें करें तो यहाँ पे इसके टोपोग्राफी कुछ इस तरीके थे कि यहाँ पे लौह अयस्क जो है वो आसानी से उपलब्ध हो पाते थे और यहाँ रेलवे स्टेशन जो था वो बंगाल नागपुर रेल मार्ग स्टेशन 32 किलोमीटर की दूरी पर था और यहीं से लौह अयस्क और कोयला मैग्नीज को कोलकाता के निकट भी थी जो विशाल बाजार उपलब्ध कराती थी और यहाँ से टिस्कोन के लिए जो है वो माल उपलब्ध हो जाता था। तो टोपोग्राफी कुछ इस तरीके से इसका था और यहाँ के कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके तक का था जो इसको आसानी से कोयला के साथ साथ जो है इसको लोहा अवेलेबल करवाता था। बाकी अगर हम लोग बात करें पिट्सबर्ग की तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है पिट्सबर्ग और यहाँ पर लौह अयस्क मिनेसोटा की लौह की खाने प्राप्त है जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 मीटर की दूरी पर और यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में लौह उत्पादन किया जाता है। ये कभी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है कि विश्व में इसका किस तरीके से फैलाव हुआ है। और ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, उसके बाद है ह्यूरॉन और ओरिएंटेडो मशीनरी और ईडी है। ये जो है इन 5 झीलों में सुपीरियर झील सबसे बड़ी है जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्वाधर रूप में स्थित है, ऊर्ध्व प्रवाह में स्थित है। ये बातें जो है आपके ये आपके प्रीलिम्स फैक्टर के लिए आ जाते हैं। अगर हम लोग और बात करें पिट्सबर्ग की तो यहाँ पे जो पिट्सबर्ग की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये नील पिट्सबर्ग के ऊपर जो है मोनोगहेला और एल्गनी नदी के घाटी तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्ग द्वारा बाजार में भेजा जाता है। तो ये जो बना हुआ जो इस्पात होता है वो जल और स्थल और जल दोनों मार्ग के द्वारा इसको बाजार में भेजा जाता है। तो इस तरीके से जो यहाँ का टोपोग्राफी है उसको अगर आप देखिएगा तो यहाँ से जल के साथ साथ जो है इसमें जो निकलने वाले जो लोहे होते हैं ये पूरे जो है वो अमेरिका में इसका सप्लाई जो होता है वो सड़क मार्ग और जल मार्ग दोनों से होता है। सूती वस्त्र की अगर हम लोग बात करें तो इससे पहले हम लोग टेक्सटाइल वर्ड के ऊपर ध्यान देंगे। तो यह एक लैटिन शब्द जो है टेक्सियरे से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है बुनना। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग के बारे में तो इसमें धागे के कपड़े की बुनाई प्राचीन काल से हमारे देश में होती आ रही है और वस्त्र निर्माण में कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का उपयोग निर्माण कार्य के लिए किया जाता है। और यहाँ पे 18वीं सदी में जो क्रांति आई हुई थी ये सूती वस्त्र में हस्तकलाई तकनीकों में हथकरघों से बनाया जाता था जो 18वीं सदी में, और 18वीं सदी में पावर लूम ने ब्रिटेन और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र के उद्योगों के विकास को और आगे बढ़ा दिया हुआ था। ये अंग्रेज के आने की बात थी यहाँ पे। और थोड़ा सा और इसके ऊपर अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये सबसे पहले जो सूती वस्त्र मुंबई में 1854 में स्थापित किया गया हुआ था और वहाँ का जो उस समय का अगर देखें हम लोग एरिया में जिस वक्त सारे चीज अवेलेबल हुआ करती थी तो वहाँ की आर्द्र जलवायु हुआ करती थी जिससे कपास का उत्पादन अच्छे तरीके से होता था। मशीन के आयात के लिए पतन होते थे यहाँ पे, तो आसानी से मशीनों को ढोया जा सकता था। कच्चे माल की उपलब्धता होती ही थी और सस्ते श्रमिक भी मिल जाते थे यहाँ पे, इसलिए ये जो एरिया था यह बिल्कुल 1857 में उष्ण जो है ना पोष्ण अर्ध जलवायु वाले एरिया में आपको देखने को मिलता था। प्रारंभ में ये महाराष्ट्र और गुजरात में था लेकिन आज पूरे भारत में ये जो है वो मिल फैल चुका है। अहमदाबाद की अगर हम लोग बात करेंगे तो अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है और 1859 में यहाँ पे पहली सूती मिल स्थापित की गई हुई थी और शीघ्र ही मुंबई के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बना हुआ था। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये पूरा एरिया जो है वो प्रीलिम्स फैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्रीलिम्स वाले में आप वीवीआई कर लीजिएगा, इसको प्रीलिम्स वाले में आप वीवीआई कर लीजिएगा। और अगर देखें हम लोग तो भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है, यहाँ पे भारत में नहीं रहता है। मतलब भारतीय वस्त्र
को पूरी तरीके से विदेशों में भेज दिया जाता है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। ओसाका की अगर हम लोग बात करें तो ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण का केंद्र है और जापान का मैनचेस्टर के नाम से ओसाका को जाना जाता है। इसको आप प्रीलिम्स फैक्टर में जोड़ लीजिएगा, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर हम लोग देखें तो ओसाका के चारों ओर विस्तृत मैदान सूती वस्त्र के लिए विकास के लिए बहुत आसान था और यहाँ की उष्ण जलवायु जो है वो यहाँ पर बुनाई के साथ साथ अगर आप देखिएगा तो सस्ते मजदूर और यहाँ पे माल की उपलब्धता ये जो है ये पूरा करवाती थी और इसके लिए जो योडो नदी है वो जल इसके लिए अवेलेबल करवाती थी। ये सारी बातें यहाँ पर है। तो ये था आज के चैप्टर के लिए जिसमें हम लोगों ने उद्योग के बारे में ये अपना जो मेन इम्पोर्टेंट उद्योग था जिसमें लौ उद्योग उसके बाद जो है वो अपना लौ उद्योग के साथ साथ वस्त्र उद्योग की अगर हम लोग बात करें, फिर उद्योग के प्रकार, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग पढ़ा। तो ये था चैप्टर 8 क्लास 8 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जिसमें हम लोगों ने उद्योग के बारे में मोस्टली सारे चीजों को कवर कर लिया है। तो मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लास्ट चैप्टर नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपको सपोर्ट करती है, अगर आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।